अस्सलाम वालेकुम। हमारी जो आज की क्लास है ये बेसिकली जो है ये वेबसाइट कंटेंट से ही हम इसको कंटिन्यू करेंगे। लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था कि वेबसाइट कंटेंट जो है वो क्या होता है और उसकी जो कुछ बेसिक टाइप थी जो पेजेस थे कुछ वेबसाइट कंटेंट के उनको हमने देखा था कि होम पेज किस तरह से राइट करते हैं, अबाउट अस किस तरह से राइट करते हैं, सर्विस पेज जो है वो किस तरह का होना चाहिए, ब्लॉग पेज या कंटेक्ट अस वाला जो पेज है तो इनको हमने देखा था। इसकी एग्जांपल जो है वो भी देखी थी। तो असाइनमेंट्स भी थी आप लोगों की, कुछ लोगों ने जो है वो असाइनमेंट शेयर की है, कुछ की रहती है अभी, जिनकी रहती है उनसे रिक्वेस्ट है कि अपनी असाइनमेंट जो है उसको जल्दी कंप्लीट करें। तो आज हम जो है वो आगे चलेंगे और थोड़ा मजीद इन डिटेल देखेंगे कि वेबसाइट कंटेंट जो है उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो एसईओ फोकस्ड होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू ऑडियंस होना चाहिए और ये सारी चीज़ें। तो स्टार्ट करते हैं जी। जो ये वर्ड है ना, ऑडियंस फोकस डिज़ाइन, ये हमारे लिए ना बहुत ज़रूरी होता है कि हमने ये फाइंड करना होता है कि जो हमारी ऑडियंस है ना, यानी ऑडियंस क्या है, यानी कि जो हमारे रीडर हैं, जो हमारा कंटेंट जो है उसको रीड करेंगे, हमने उनके अकॉर्डिंग जो है वो अपना कंटेंट राइट करना है। ये हर जगह पे ये चलेगा हमारे साथ। ऑडियंस फोकस डिज़ाइन जो है ना ये वेबसाइट के अंदर भी रहेगा, फिर चाहे जो है वो हम सोशल मीडिया पे कंटेंट लिखने जा रहे हैं उस वक्त भी आएगा, अगर हम कोई ब्लॉग पोस्ट जो है वो राइट करने जा रहे हैं फिर भी, इवन जो है वो हम ये कह सकते हैं कि किसी तरह का भी हमने कंटेंट राइट करना हो ना, तो उसमें ऑडियंस का जो है वो हमने ख्याल रखना होता है। तो इसलिए ये चीज़ हर जगह पे आपकी आएगी, लेकिन वेबसाइट के अंदर जो है वो ऑडियंस का जो है वो ऑडियंस का ख्याल रखना इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अगर हम अकॉर्डिंग टू ऑडियंस जो है वो आपका जो है वो कंटेंट नहीं रखेंगे तो देन उसमें में क्या होगा कि हमारा जो है ना वेबसाइट वो जल्दी ग्रो नहीं कर पाएगी, ये इनके रैंक नहीं कर पाएगी। तो इसमें क्या होता है, ऑडियंस फोकस डिज़ाइन जो है इसमें ये है हमारे पास कि हमने पहले तो अंडरस्टैंड करना है अपनी टारगेट ऑडियंस को, कि हमारी जो ऑडियंस है वो किस तरह की है। लाइक हम जो है वो किस कंट्री के लिए जो है वो आर्टिकल लिखने जा रहे हैं, या हमारी जो वेबसाइट है वो किस कंट्री में जो है वो हमने रैंक करवानी है। फिर हमारे पास आ जाता है सेकंड, क्रिएटिंग कंटेंट दैट मीट्स देयर नीड एंड एक्सपेक्टेशंस। अब ये जो लाइन है ना, ये भी हमारी हर जगह पे आएगी। हमने जब भी कंटेंट लिखना है तो हमने अकॉर्डिंग टू क्लाइंट रिक्वायरमेंट जो है वो राइट करना है। क्लाइंट हमें जो है वो एक देगा, एक डिज़ाइन देगा और हमने क्या करना है कि उस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग जो है वो अपना कंटेंट जो है वो राइट करना है। लाइक क्लाइंट हमें कहता है कि ये मेरा कीवर्ड है, ये मेरा टाइटल है, मुझे इतने वर्ड्स का आर्टिकल चाहिए और ये टाइम लिमिट है, तो यानी कि जो उसकी रिक्वायरमेंट्स होंगी उसके अकॉर्डिंग जो है वो हमने राइट करना है। और जो वो हमसे एक्सेप्ट कर रहा है, यानी कि जो चीज़ें वो हमें दे रहा है वो यही हमसे जो है वो एक्सेप्ट करता है कि हम उसे जो है वो सेम वही चीज़ जो है वो प्रोवाइड करें। तो फिर आ जाता है कि लैंग्वेज एंड टोन आ जाता है, ठीक है, कि इसका बड़ा अहम रोल होता है। अब मोस्टली जो हमारा कंटेंट है वो तो इंग्लिश में ही होता है, क्योंकि इंग्लिश जो है एक ऐसी ज़बान है कि ये पूरी दुनिया में जो है ये इस्तेमाल होती है, ग्लोबल लैंग्वेज है हमारे पास। तो लेकिन सम टाइम ऐसा भी हो जाता है कि कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं कि हमें हिंदी में चाहिए, उर्दू में चाहिए, स्पेनिश में चाहिए, फ्रेंच में चाहिए। तो लैंग्वेज जो है इसका ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है। क्लाइंट जिस तरह की लैंग्वेज में हमसे कंटेंट चाह रहा होता है हमें उसी के अकॉर्डिंग जो है वो उसे लिख के देना होता है। फिर हम आगे आ जाती है चीज़ टोन की। अब टोन जो है इस हवाले से हम जो है वो इन डिटेल आगे जाके डिस्कस भी करेंगे अपने जो नेक्स्ट लेक्चर हैं कि आर्टिकल के अंदर जो है या कंटेंट राइटिंग के अंदर कौन कौन सी टोन होती हैं, ठीक है। लेकिन टोन जो है ना, उसका थोड़ा सा मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि एक होता है हमारे पास कन्वर्सेशनल टोन होती है, एक फॉर्मल होती है, एक प्रोफेशनल होती है। अब उसमें क्या है कि हमने आर्टिकल को राइट करते, जब हमें राइट करते हैं तो हमने इस टोन का ख्याल रखना होता है। जो कन्वर्सेशनल टोन होती है हमारी, उसमें क्या होता है कि उसके अंदर हमारा जो आर्टिकल होता है तो वो इस तरह की लैंग्वेज में लिखा होता है, यानी कि कन्वर्सेशनल टोन में लिखा होता है कि ऐसा लगता है कि जैसे दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं,
ठीक है, इस तरह की होती है। जो प्रोफेशनल टोन होती है उसमें थोड़ा जो है ना वो बिजनेस के अकॉर्डिंग जो है वो आर्टिकल जो है वो लिखी होती है, जो थोड़े प्रोफेशनल टाइप के होते हैं। तो ये टोन जो है वो इसका ख्याल हमने रखना होता है। फिर हमारे पास जो है वो स्ट्रॉन्ग मैसेज जो है वो होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग मैसेज से क्या मुराद है? स्ट्रॉन्ग मैसेज से मुराद हमारे पास ना एक होता है कॉल टू एक्शन। एट द एंड ऑफ द आर्टिकल हमने जो है वो एक कॉल टू एक्शन देना होता है, जिसको देख के जो है वो क्लाइंट सॉरी रीडर जो होता है वो इस चीज़ को डिसाइड कर रहा होता है कि हमने आगे प्रोसीड करना है इस वेबसाइट के साथ या नहीं करना। अब लाइक ये है कि हम कोई चीज़ खरीदने के लिए जाते हैं, हम दराज से चले जाते हैं। अब वहाँ पे जो है वो एक सेल फोन हम लेना चाह रहे हैं और उस सेल फोन के जो है ना वो 7-8 बंदे बैठे हुए हैं दराज पे, और सारे जो है वो सेम ही सेल फोन जो है वो सेल कर रहे हैं, लेकिन हर एक का जो कंटेंट है या हर एक की प्रोफाइल के ऊपर जो कॉल टू एक्शन लगा हुआ है वो थोड़ा डिफरेंट है। अब जिस बंदे की बात जो है वो हमें क्लिक करेगी, हम उससे मोबाइल खरीद लेंगे। अब ज़ाहिर है बाकी लोग भी उधर बैठे हुए हैं। लाइक उसमें ये है कि एक बंदा जो है वो सिंपल हमें बता रहा है कि ये मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, ये इतने का, इसकी ये चीज़ें हैं। दूसरा बंदा जो है वो साथ में ये कह रहा है कि ये मोबाइल फ़ोन है, इसमें ये चीज़ें हैं, लेकिन साथ में जो है ना वो मैं आपको मनी बैक गारंटी देता हूँ, या वो कह देता है कि आप लोग जो है वो डिलीवरी जो है वो कैश ऑन डिलीवरी पे रख लें, जब आपको यानी डिलीवरी मिल जाए आप मुझे उस वक़्त पेमेंट कर दें। और एक बंदा कह रहा है कि मुझे जो है वो पहले पेमेंट सेंड करें, फिर मैं जो है वो आपको चीज़ फॉरवर्ड करूँगा। तो सिंपल सी बात है, हमें कौन-सा बंदा अच्छा लगेगा जो कह रहा है कि जब आपको डिलीवरी मिले फिर जो है वो उसे पैसे दे दें, यानी कि इसमें श्योरिटी हो जाती है। ये बेसिकली जो है ये इस तरह के कॉल टू एक्शन होते हैं। तो हमने अपने कंटेंट में यानी कि जब हमने ये डिसाइड कर लेना है कि हमारी ऑडियंस कौन-सी है, हमारी टोन कौन-सी है, क्लाइंट हमसे क्या-क्या चाह रहा है, तो फिर हमने उस सारे के अकॉर्डिंग जो है वो एक एंड पे कॉल टू एक्शन देना होता है, ताकि हमारा जो है क्लाइंट है या हमारी जो वेबसाइट है उसको फ़ायदा हो। तो फिर इसमें आगे आ जाता है कि रिपीट रेपिटिशन वगैरह नहीं होनी चाहिए, ठीक है? और वर्ड जो है वो किस तरह के हमें यूज़ करने हैं कि लोग जो है वो उसके ऊपर एक्शन ले। ऑलरेडी हम जो इस चीज़ को पहले डिस्कस कर चुके हैं। फिर आगे हमारे पास चीज़ आती है वेब कॉपी एंड एसईओ। अब एसईओ क्या चीज़ है? ये बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। हमने जो प्रीवियस लेक्चर थे जिसमें हमने ये देखा था कि कीवर्ड किस तरह से रिसर्च करनी है, टाइटल किस तरह से सर्च करनी है, ये सारे भी बेसिकली जो है ना वो एसईओ के पार्ट होते हैं। हमारा जो कंटेंट होता है ये एसईओ फोकस्ड होना चाहिए, क्योंकि जो मौजूदा दौर में यानी कि आजकल जो है वो तकरीबन 99% जो है वो एसईओ फ्रेंडली जो कंटेंट है वो बिकता है। क्योंकि कोई भी चीज़ जो है वो गूगल के ऊपर रैंक उस वक़्त तक नहीं कर सकती जब तक उसकी एसईओ जो है वो प्रॉपर ना की हुई हो। और एसईओ के अंदर जो है वो कंटेंट राइटिंग जो है ये एक मेजर रोल प्ले करता है। अगर कंटेंट हमारा जो है वो एसईओ ऑप्टिमाइज़ नहीं होगा, तो उस वे में क्या होगा कि हमारा जो कंटेंट है वो नहीं बिकेगा। ठीक है? अब ये चीज़ इसके अंदर बताई गई है कि वेब कॉपी एंड एसईओ की जो हमने वेबसाइट के लिए लिखना है, ये वेब कॉपी की पहचान में ना ये बेसिकली वेबसाइट कंटेंट ही है, कि हमने जो अपनी वेबसाइट पे कंटेंट लिखना है वो एसईओ ऑप्टिमाइज़ होना चाहिए। अब वो किस तरह से एसईओ ऑप्टिमाइज़ होगा? उसमें ये होगा कि हम अपनी वेबसाइट के रिगार्डिंग जो है वो पहले कीवर्ड्स फाइंड करेंगे। उन कीवर्ड्स को हम जो है वो अपनी अ, जो कंटेंट होगा वेबसाइट का उसके अंदर ऐड करेंगे। लाइक जिस तरह प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि हमने जब अबाउट अस पेज लिखना है या किसी भी पेज के लिए कंटेंट लिखना है, तो हमने कोशिश करनी है जो हमारी वेबसाइट का नेम है उसको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है। ठीक है, यानी कि अगर हमने 100 वर्ड्स लिखे हैं तो उसमें 2 से 3 बार हमने अपनी वेबसाइट का नाम देना है। इस तरह 200 वर्ड लिखे हैं तो ज़्यादा हो जाएगा, 300 वर्ड हैं, यानी कि जितना ज़्यादा हमारा जो है वो होता जाएगा कंटेंट, उस तरह से जो है वो हमने अपना जो है कीवर्ड जो ऐड करते जाने हैं। क्योंकि इसकी जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है एसईओ की वेबसाइट के कंटेंट के अंदर। तो एक चीज़ आती है कि मेटा डिस्क्रिप्शन जो है वो क्या होती है, या हमने मेटा डिस्क्रिप्शन जो है वो किस तरह से राइट करनी है। बेसिकली मेटा डिस्क्रिप्शन और मेटा टाइटल क्या होता है ये मैं आपको लाइव एग्जाम्पल से दिखाता हूँ। हम जी आ गए हैं गूगल के ऊपर, और यहाँ पे हम ना कुछ भी सर्च करते हैं। लाइक हम जो है वो मैंने कुछ भी लिख दिया, ठीक है। अब ये ना
हम गूगल के ऊपर जब कुछ भी सर्च करते हैं तो उसके हवाले से एक वेबसाइट ओपन होती है उस चीज़ की। तो फिर नीचे जो है ना ये 2 लाइनें जो है ना ये हमें नज़र आ रही होती हैं। तो किसी के ऊपर 2 होती हैं, किसी के ऊपर 1.5 लाइन होती है। ये देखें, ये वेबसाइट है और वेबसाइट के नीचे लिखा हुआ है कि रियल एस्टेट इज़ डिफाइंड द लैंड एंड एनी परमानेंट स्ट्रक्चर, ठीक है? लाइक होम। फिर नीचे हम ज़रा आते हैं, तो ये जितनी भी वेबसाइट्स हैं ना, उनके नीचे ये आ रही हैं, लाइन्स आ रही हैं, ठीक? ये जिसके आगे लगा हुआ है ना डॉट डॉट, ये इसके आगे आपको नज़र आ रहा होगा कि ये डॉट्स लगे हुए हैं। इसका मतलब है कि ये आगे कंटिन्यू है, ठीक? तो जिसके आगे डॉट नहीं है, लाइक इसके आगे डॉट नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये बस इतनी है, ये एंड हो गई है यहाँ पे। ये बेसिकली होती है मेटा डिस्क्रिप्शन हमारे पास। जब हम गूगल के ऊपर किसी चीज़ को भी सर्च करते हैं और नीचे जो हमें लाइनें नज़र आ रही होती हैं थोड़ी सी उसके अकॉर्डिंग, जिसमें एक शार्ट सी डिटेल होती है, वो होती है मेटा डिस्क्रिप्शन। अब जो मेटा डिस्क्रिप्शन है ये बड़ी अहम रोल प्ले करती है, क्योंकि मेटा डिस्क्रिप्शन हमारी जितनी अच्छी होगी उतना ज़्यादा हमारा वो कंटेंट जो है उसके रैंक करने के चांस होंगे। क्योंकि गूगल के अंदर जो फर्स्ट चीज़ शो हो रही होती है वो आपका मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन होती है। मेटा टाइटल कौन सा है? वो ये है, ये तो ऊपर वेबसाइट आ गई ना, ये जो है ये जो चीज़ है ना, ऑल पाकिस्तान रियल एस्टेट डायरेक्टरी, पाक रियल एस्टेट डॉट कॉम, ये मेटा टाइटल है। इसका मेटा टाइटल ये है ज़मीन डॉट कॉम पाकिस्तान प्रॉपर्टी, ठीक है? इसका जो है ये चूंकि विकीपीडिया, इसका तो मेटा टाइटल होगा नहीं। ऊपर ये देखें, इसका ये मेटा टाइटल है। अब मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन क्या चीज़ होती है? मेटा टाइटल हम और मेटा डिस्क्रिप्शन जो है ये, वैसे तो हम एक आर्टिकल लिखते हैं तो उसका पूरा एक टाइटल होता है, ठीक है? फिर उसके नीचे जो है वो हमने 500 वर्ड 400 वर्ड जो है वो लिखनी होती है। अब मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन जो है ये सिर्फ और सिर्फ एसईओ पर्पस के लिए होती है और ये हमने फिर अलग से बनानी होती है, ठीक है? अब मेटा टाइटल जो है ये भी शार्ट होता है एज कम्पेयर टू अदर टाइटल, और मेटा डिस्क्रिप्शन जो है ये तो बिल्कुल ही शार्ट होती है। मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने क्या करना होता है कि एक शॉर्ट सा ना ओवरव्यू दे देना होता है अपने सारे आर्टिकल के हवाले से। लाइक अब ये है आर्टिकल जिसमें जो है वो रियल एस्टेट की डेफिनेशन, टाइप्स और रियल एस्टेट के अंदर किस तरह से इन्वेस्ट किया जाना है, ये टाइटल बना हुआ है। यानी कि हमें टाइटल से ये पता चल रहा है कि हम इस आर्टिकल को ओपन करेंगे तो इसके अंदर ये चीज़ें होंगी। अब डिस्क्रिप्शन में उसने क्या बता दिया है कि इज डिफाइंड एज द लैंड and any permanent structure like a home or improvement attached to the land, whether natural or man made। यानी कि नीचे अगर ये जो 1.5 लाइन की डिस्क्रिप्शन है, इसको पढ़ने से हमें ये पता चल जाता है कि रियल एस्टेट जो है वो है क्या, ठीक है? और उसमें जो है वो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो यानी कि ये होती है एक हमारे पास मेटा डिस्क्रिप्शन। इन डिटेल जो है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे कि मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन जो है वो हम राइट किस तरह से करते हैं। फिर ये एक क्वेश्चन दी हुई है कि गुड वेबसाइट काफी इम्प्रूव योर साइट एसईओ, यानी कि साइट से, यहाँ से ये परेशानी है ना, साइट से मुराद ये वेबसाइट ही है, ठीक है? तो ये एक अच्छा, यानी कि वेबसाइट का जो कंटेंट है वो जो है वो हम इम्प्रूव करता है हमारी वेबसाइट की एसईओ को। तो फिर आगे चीज़ आ जाती है कि विजुअल कंटेंट। अब जो विजुअल कंटेंट है ये क्या होता है जी? विजुअल कंटेंट क्या होता है? विजुअल कंटेंट से मुराद ये है कि हम अपनी वेबसाइट के ऊपर एक तो कंटेंट वैसे डालते हैं जो हम रिटर्न फॉर्म में होता है, एक होता है कि हमारे पास इमेजेस होती हैं, ठीक है? हमारे पास जो है वो वीडियोस होती हैं। ये सारा क्या होता है हमारे पास विजुअल कंटेंट होता है। लाइक हम यहाँ पे जो है वो कोई एक वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। अब हम जो है ये वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, ये वाली जो है। अब ये देखिए, एक तो ये हमने ये लिखा हुआ है, ये आर्टिकल जो है ये लिखी हुई है, कंटेंट जो है ना वो रिटर्न फॉर्म में, यानी ये सारा जो है ये रिटर्न फॉर्म है। लेकिन ऊपर देखें इसके तो एक जो है वो वीडियो आ रही है, इस वीडियो के अंदर भी जो है वो एक्सप्लेन किया गया है चीज़ों को। फिर ये नीचे आए तो ये एक पिक्चर लगी हुई है। इस पिक्चर भी क्या है कि ये रियल एस्टेट से रिलेटेड है, इसमें बताया गया है रियल एस्टेट के हवाले से। तो ये जो होता है ना हमारे पास, ये चीज़ होती है कि हमारा जो है ना वो क्या है,
यानी कि विजुअल कंटेंट जो है ये क्या चीज़ है कि विजुअल कंटेंट के अंदर हम क्या करते हैं कि इमेजेस लगा सकते हैं और वीडियो लगा सकते हैं। अब सेंटर में एक वर्ड आया हुआ है इन्फोग्राफिक्स। अब इन्फोग्राफिक्स क्या होते हैं? इन्फोग्राफिक्स बेसिकली हमारे पास एक इमेज होता है, लेकिन एक ऐसा इमेज जिसके अंदर हमने कंटेंट जो है वो भी लिखा होता है, और उस कंटेंट के थ्रू जो है वो हम एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि हम किस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। अब जो विजुअल कंटेंट होता है ये हमारा इसलिए भी ज़रूरी होता है कि अगर अब इसकी मैं थोड़ा आपको वैसे एक मिसाल देता हूँ कि एक चीज़ है, हमारे पास एक स्टोरी है, वो किसी नावल में लिखी हुई है। अगर हम उसको पढ़ते हैं तो हम बोर हो जाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ रीडिंग ही है। अगर वही जो स्टोरी है लाइक अर्तुगरुल गाजी एक ड्रामा है तुर्किश, तो अगर वो हमें वैसे पढ़ना पड़ जाए रिटर्न फॉर्म में तो हमारे लिए कितना टफ होगा, क्योंकि वो टेक्स्ट है। लेकिन उसी के ऊपर जब जो है वो विजुअल फॉर्म में उसकी उन्होंने वीडियो बना के उसको बना दिया, टीवी के ऊपर कर दिया, नशर कर दिया, तो वो हमारे लिए जो है वो इतना इंटरेस्टिंग हो गया। तो विजुअल कंटेंट जो है, अगर किसी वेबसाइट के ऊपर विजुअल कंटेंट नहीं होगा, किसी आर्टिकल के अंदर विजुअल कंटेंट नहीं होगा, तो जो रीडर होगा वो बोर हो जाएगा। ठीक है, अब इतना लंबा पार्ट पढ़ के, लेकिन अगर बीच में पिक्स आती रहेंगी, वीडियोस आती रहेंगी, तो एक तो उसको उससे इंफॉर्मेशन मिलेगी, सेकंड ये है कि उसका माइंड जो है वो फ्रेश रहेगा। तो इसलिए जो विजुअल कंटेंट है ये बहुत जरूरी होता है। फिर आगे चीज है जी फॉर्मेटिंग एंड रीडेबिलिटी। अब फॉर्मेटिंग और रीडेबिलिटी से क्या मुराद होता है कि अब सम टाइम जो है वो हम कुछ चीज़ें, वैसे तो गूगल के ऊपर जो चीज़ें रैंक कर रही होती हैं वो सारी जो है वो बड़े अच्छे फॉर्मेट में होती हैं, रीडेबल होती हैं, और उनकी फॉर्मेटिंग जो है वो अच्छे से हुई होती है। लेकिन ये फॉर्मेटिंग और रीडेबिलिटी से मुराद होता ये है कि हमने अपना जो है ना वो कंटेंट जो लिखना है उसको प्रॉपर एक फॉर्मेट में रखना है, यानी कि उसका एक साइज होना चाहिए। ये ना हो कि एक लफ्ज जो है वो बड़ा है, एक छोटा है। ठीक है, एक लाइन जो है वो लेफ्ट को जा रही है, दूसरी राइट को जा रही है, यानी कि एक प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए, और रीडेबल होना चाहिए। ये चीज़ें जो है ना फॉर्मेटिंग या रीडेबिलिटी वाली, ये जब हम लोग काम करेंगे, जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट के ऊपर, तो वहाँ पे ये चीज़ें आ रही होती हैं। आपने कंटेंट को वहाँ पे रख के उसकी रीडेबिलिटी स्कोर चेक करना होता है कि हमारा कंटेंट जो है ये कितने परसेंट जो है वो रीडेबल है। फिर इस चीज़ को हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं, कॉल टू एक्शन को, कि कॉल टू एक्शन जो है वो हमारा क्या होता है। ठीक है, तो कॉल टू एक्शन जो है ये बेसिकली जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया कि ऑडियंस फोकस जो चीज़ें हैं ये हमारी जो है एक तो हर जगह पे चलेंगी। इसी तरह जो हमारा कॉल टू एक्शन है ये भी जो है वो हर चीज़ में आएगा, यानी कि हम जो काम भी कर रहे होंगे उसमें हमारा जो कॉल टू एक्शन है ये बहुत ज़रूरी होगा। हम ज़रा चेक करते हैं, ये जो हमने आर्टिकल ओपन किया हुआ है किसमें कहीं पे कॉल टू एक्शन आ रहा है या किस तरह का आ रहा है। तो अच्छा, एक और चीज़ का आपने ज़हन में रखनी है कि कॉल टू एक्शन हमेशा जो है वो एट द एंड ऑफ द आर्टिकल होगा। ये नहीं होगा कि कहीं ऊपर टॉप पे पड़ा हुआ है आर्टिकल के, या मिड में पड़ा हुआ है, या जो है वो किसी एक पैराग्राफ के अंदर जो है वो दिया गया है। कॉल टू एक्शन जो है वो हमेशा आर्टिकल का जो एंड वाला पैराग्राफ होगा, जो कंक्लूजन वाला पैराग्राफ होगा, उसके अंदर जो है वो होता है। तो ये तो बेसिकली इसके अंदर इन प्रोज एंड कॉन्स हम चलें कोई ना और आर्टिकल इधर से देखते हैं। जी, अब ये इसका कॉल टू एक्शन इस लाइन में होगा, ये जो है ना, ये देखें इसमें कॉल टू एक्शन में क्या लिखा हुआ है। If you have any question in the article, what is cryptocurrency? Please ask your question in the comment section below. Our expert will get back to you as earlier. अब ये कॉल टू एक्शन था। आर्टिकल उसमें क्या लिखा हुआ था, क्रिप्टो करेंसी के हवाले से एक बड़ा डिटेल्ड आर्टिकल है। लेकिन फिर भी जो है वो एंड पे क्या कह रहा है रीडर के लिए, वो ये कह रहा है कि अगर आपको ये आर्टिकल पढ़ने के बाद भी आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप फिर भी जो है वो हमें कमेंट सेक्शन में आए। ठीक है, और वहाँ पे कमेंट करें अपना क्वेश्चन, और हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो आपके पास आएंगे। अब अगर बंदा जो है वो एक
आर्टिकल इतना पढ़ने के बाद उसको समझ नहीं आती, फिर उसको नीचे ये बात कह दी जाती है कि आप हमसे पूछ सकते हैं अगेन। तो ज़ाहिर है अगला बंदा जो है, जो रीडर है, वो उसको एक कॉन्फिडेंस मिलता है, वो ये समझता है कि ये जो है वेबसाइट है, ये बड़ी ऑथेंटिक है, या यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं ये बड़े अच्छे हैं, ये देखें। ये फिर भी जो है वो क्वेश्चन को क्लियर कर रहे हैं। तो ये जो कॉल टू एक्शन होता है, ये याद रखना कि ये कोई फिक्स नहीं होता कि कोई दो चार वर्ड हैं वो हर जगह पे लगाने हैं। ये कॉल टू एक्शन में हमने देखना होता है कि हमारी ऑडियंस किस तरह से है, हमारा जो कंटेंट है वो किस टाइप का है, हम वेबसाइट के लिए कंटेंट लिख रहे हैं, हम किस नीच के ऊपर लिख रहे हैं। तो हर एक के अकॉर्डिंग जो है वो डिफरेंट होता है। और ये कॉल टू एक्शन जो है, ये हमने जो है वो बेसिकली लिखना इस तरह का होता है कि जिससे हमारे रीडर जो है उसको कॉन्फिडेंस मिले और वो हमारी वेबसाइट के ऊपर कंटिन्यू करे। तो एंड हो गया जी। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने जो है वो डिस्कस किया है वेबसाइट कंटेंट को। तो हमारे दो लेक्चर थे, दो लेक्चर में हमारी ये चीज़ें कवर हुई हैं। तो आप लोगों ने अब ये कोशिश करनी है कि जो असाइनमेंट है उसको कंप्लीट करें। अबाउट अस वाला पहले मैंने बोला था, तो आज की जो असाइनमेंट है वो ये है कि वेबसाइट के सर्विस पेज के हवाले से कंटेंट लिख के उसको आप लोगों ने असाइनमेंट जो है वो सबमिट करवानी है।